हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडिटी। पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो गुणों का, लक्षणों का जो ट्रांसमिशन है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। सेकेंड टर्म इज इनहेरिटेंस। हेरिडिटी के प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उनके अंदर जो टॉलनेस का जो ट्रेट है, टॉलनेस का जो कैरेक्टर है, वो इनहेरिट हुआ है अपने पेरेंट्स से, यानी कि जो प्रोसेस है हेरिडिटी का, उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, कैरेक्टर एक टर्म है, कैरेक्टर यानी कि लक्षण, जैसे कि स्किन कलर है या हाइट है, ये एक कैरेक्टर है। और इसके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, अलग अलग जो वेराइटीज हैं, रूप हैं कैरेक्टर के, उन्हें हम ट्रेट कहते हैं। ओके, तो स्किन कलर जो है एक कैरेक्टर हो गया, इसके अलग अलग जो फॉर्म है उसे हम ट्रेट कहेंगे। सेकेंड लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम जेनेटिक्स। व्हाट इज द मीन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है बायो की, जिसके अंदर हम हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में रिसर्च किया, इनके ऊपर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए और अपने लॉ दिए। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो जाने जाते हैं। मेंडल का जो बर्थ है एक फार्मर फैमिली में हुआ था 22 जुलाई 1822 को, एंड अपने जो विलेज की जो स्कूल है वहां स्टडीज करके फिर कॉलेज लेवल पर ये स्टडी करने गए और बाद में ये टीचर भी बने। और लास्ट में जो ऑस्ट्रिया का शहर जो ब्रुन है, वहां पर एक चर्च है, वहां ये पॉप बन गए, पादरी बन गए। और अपने धार्मिक कार्यों के बाद में जो फ्री टाइम होता था, उस समय पास के बगीचे में, गार्डन में मटर के प्लांट के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक जो है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए और उनके जो है रिसर्च को उन्होंने प्रपोज किया 1865 में। वहां की एक सोसाइटी थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उनके सामने। और 1866 में उनके जो रिसर्च पेपर हैं वो एनुअल मैगजीन में पब्लिश हुए। लेकिन जो मेंडल का जो वर्क था वो काफी एडवांस था, तो उस समय जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि ना उस समय डीएनए का डिस्कवरी हुआ था, ना ही क्रोमोसोम के बारे में डिस्कवरी हुई थी, ना ही लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी थी। तो इसलिए मेंडल का जो वर्क है वो उस समय पहचाना नहीं जा सका। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की डेथ हो गई किडनी में इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से। फिर ईयर 1900 में 3 अलग अलग जो कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं, अगेन सेम रिसर्च किए, सेम जो है लॉ या जो रूल्स हैं उन्होंने दिए जेनेटिक्स के बारे में। तो वो जो 3 साइंटिस्ट हैं उन्हें हम रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल्स लॉ या मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और वो 3 साइंटिस्ट हैं हुगो डी व्रिज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेरमक। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने जो पी प्लांट सिलेक्ट किया वो गार्डन पी है और जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। तो मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, गार्डन पी को सिलेक्ट किया, और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने मटर के प्लांट को इसलिए चूज किया। अगला जो टॉपिक है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। तो इसका जो रीजन था कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। सबसे पहला जो रीजन है कि जो मटर का प्लांट है, जो पी प्लांट है, वो एनुअल हर्ब है और इसका जो लाइफ स्पान है दैट इज 3 to 4 मंथ्स। तो 3 से 4 मंथ्स में जो सीड जर्मिनेट भी हो जाते हैं, फ्लावर्स भी आ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि 3 से 4 मंथ्स के अंदर सारा जो लाइफ है मटर का वो कंप्लीट होता है। सेकंड जो है, मटर का जो पौधा है इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, तो आवश्यकता होने पर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो रीजन है, मटर के प्लांट के अंदर काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, काफी सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देखे गए, ऑब्जर्व किए गए। और मटर के प्लांट को शो करना, उनको हैंडल करना, जर्मिनेट करवाना, ग्रो कराना बहुत ही इजी है। इसलिए मटर के प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने सिलेक्ट किया। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस।
मेंडल की सक्सेस के कई सारे रीजन हैं। पहला रीजन है कि मेंडल ने मटर के प्लांट को चूज किया। सेकंड है कि मेंडल ने पहले एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी किया, जब उसमें वो सफल हो गए तो फिर दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया और उसके इनहेरिटेंस को स्टडी किया, एंड फिर थ्री कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस की स्टडी को जारी रखा। तो इस तरीके से, और हर एक्सपेरिमेंट के बाद में उसका जो भी रिजल्ट रहा तो उसका जो मैथमेटिकल रिकॉर्ड है वो नोट डाउन करते चले गए, एक रिकॉर्ड बनाते चले गए। तो इस तरीके से क्या है, उन्हें एनालिसिस करने में बहुत ही इजी रहा। नेक्स्ट लेते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्टेड बाय मेंडल इन पी प्लांट। मेंडल ने ऑलमोस्ट 34 जो कैरेक्टर्स है ऑब्जर्व किए और उनमें से केवल 7 कैरेक्टर्स को ही सेलेक्ट किया अपने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और इन 7 कैरेक्टर्स के दो ट्रेट्स अवेलेबल थे मटर के प्लांट के अंदर। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं, स्टेम हाइट, सेकंड इज फ्लावर कलर, थर्ड इज फ्लावर पोजीशन, फोर्थ पोड शेप, फिफ्थ पोड कलर, सिक्स्थ सीड शेप एंड सेवंथ इज सीड कलर। और इनके ये दो वैरायटी है, दो फॉर्म्स हैं इनके ट्रेट्स की, जैसे कि स्टेम की हाइट में टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो टॉलनेस का जो ट्रेट है डोमिनेंट होता है और ड्वार्फनेस का जो ट्रेट है वो रिसेसिव होता है। सेकेंड इज फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर जो वॉयलेट कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो व्हाइट कलर है ये रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट लेते हैं फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन अगर एक्सियल है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, और टर्मिनल है अगर ब्रांच के ऊपर टर्मिनल पोजीशन है फ्लावर की तो दिस इज द रिसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट लेते हैं पोड शेप, जो फली है उसकी जो शेप है इन्फ्लेटेड है, स्मूथ है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो ये सेकंड ऑप्शन है ट्रेट का, पोड शेप में ये रिसेसिव है। फिर पोड कलर जो ग्रीन एंड येलो है, तो ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। जो सीड शेप है राउंड जो है डोमिनेंट है, एंड जो रिंकल्ड शेप है वो रिसेसिव है। और सीड कलर में येलो जो कलर है सीड का दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, एंड जो ग्रीन कलर है सीड का दैट इज रिसेसिव ट्रेट। तो दीज आर द 7 characters which are selected by the Mendel, and these are the two trait option of these characters. Okay, now the next topic is terminology. जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको समझने से पहले टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ही जरूरी है। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज फैक्टर। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए मटर के प्लांट के ऊपर, तो मेंडल ने बताया कि जो जीवों की बॉडी है सेल्स की बनी है और सेल्स के अंदर फैक्टर पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर फैक्टर पाए जाते हैं, और एक फैक्टर जो है वो एक कैरेक्टर को, एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। सेकंड लेते हैं जीन। जोहानसन ने ईयर 1900 में ये बताया कि ये जो फैक्टर हैं जिन्हें मेंडल बता रहे हैं ये एक्चुअली जीन है। तो जीन्स जो है दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स की डेफिनेशन क्या है? जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं, एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, और ये जो जीन है ये डीएनए के बने होते हैं, एंड दीज आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स इन लीनियर सीक्वेंस। यानी कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर सीक्वेंस में पाए जाते हैं, एंड दे आर द हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एंड वन जीन कंट्रोल द वन ट्रेट, ये बताया गया। फिर लेते हैं एलील्स। जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में होते हैं, और जो पेयर में क्रोमोसोम है एक क्रोमोसोम मदर से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है, या मैं अगर ऐसा कहूं कि एक क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आता है और एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, उनके ऊपर उनके मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों का इंप्रेशन रहता है, दोनों का इफेक्ट रहता है। यानी कि एक जीन जो है पेयर में होता है, उसका एक पोर्शन एक क्रोमोसोम पर होता है और दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पर। इन्हें हम एलील्स कहते हैं। जीन्स के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स को एलील्स कहते हैं या एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं, जिनमें एक एलील मेल पेरेंट से आता है और दूसरा एलील फीमेल पेरेंट से। तो दो एलील मिलके किसी एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं, या एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट लेते हैं फिनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट्स का जो आउटर एक्सप्रेशन है, जो आउटर अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, दैट इज द फिनोटाइप, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। नेक्स्ट लेते हैं जीनोटाइप। The actual gene composition of organism is called genotype.
हो सकता है कि कोई व्यक्ति टॉल नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर हाइट कम के या ड्वार्फनेस के भी एलील मौजूद हो, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिनोटाइप इज द आउटर एक्सप्रेशन एंड जीनोटाइप इज एक्चुअल जीन कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट लेते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस का जो मीन है वो ये है कि सपोज करो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी एंड ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी, तो एक जीन में दो एलील होंगे, या तो कैपिटल टी होंगे, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, या फिर स्मॉल टी होंगे। तो अगर किसी जीन के दोनों एलील, यदि किसी जीन के दोनों एलील सेम है, तो इसे हम क्या है, दोनों एलील सेम है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस। तो इससे एक ही प्रकार के, ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रकार के जो एलील वाले गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हेट्रोजाइगस। अगर किसी जीन के दोनों एलील अलग अलग हैं, डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। और इस प्रकार के जो जीन होने पर दो डिफरेंट प्रकार के जो गैमेट्स से प्रोड्यूस होते हैं, जो अलग अलग एलील बियर करते हैं या रखते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक्सपेरिमेंटली दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स को यदि क्रॉस कराया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है और उसमें जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं या प्लांट मिलते हैं, उन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं F1 जनरेशन। एक्सपेरिमेंटली जब दो ऑर्गेनिज्म या दो प्लांट्स का क्रॉस कराया जाता है, तो जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। और फर्स्ट फीलियल जनरेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको अगर क्रॉस कराया जाए या सेल्फ पॉलिनेट कराया जाए और जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है उसके बाद में, तो उसे हम F2 जनरेशन या सेकंड फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये टर्म्स हैं जो हमें एक्सपेरिमेंट्स को समझने में आसानी देंगी। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि कैसे एक जीन का जो इनहेरिटेंस होता है। तो यहां पर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीन यह है कि एक लक्षण के लिए, यदि एक कैरेक्टर के लिए या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए अगर दो ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस डन फॉर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और फॉर वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक टॉल प्लांट लिया जो कि होमोजाइगस था, और एक ड्वार्फ प्लांट लिया वो भी होमोजाइगस था। और होमोजाइगोसिटी का उन्होंने कंफर्म किया सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा। इस प्लांट से जब एक दो जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, तो ओनली टॉल प्लांट ही उन्हें मिले। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो प्लांट है ये टॉलनेस के ट्रेट के लिए जो है प्योर है, होमोजाइगस है। इसी तरीके से इनका भी जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो इनसे केवल ड्वार्फ प्लांट ही मिले, तो ये कंफर्म हो गया कि ये होमोजाइगस है। तो पी से हम पेरेंट को पी से शो करते हैं, पेरेंट प्लांट को। तो इन प्लांट के अंदर जब मियोसिस होगा और गैमेट्स बनेंगे, तो केवल यहां पर कैपिटल टी एलील वाले गैमेट ही बनेंगे, जबकि इन प्लांट के अंदर स्मॉल टी एलील वाले गैमेट बनेंगे मियोसिस होने पर। तो ये गैमेट्स हो गए। अब जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी सारे जो प्लांट्स थे वो सारे इसी कॉम्पोजिशन वाले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और सारे के सारे टॉल थे। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो हैं टॉल निकले। ठीक है, अब यहां पर ये जो टॉल प्लांट है इनको आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, आपस में क्रॉस कराया गया। तो इनसे दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल टी एलील वाले एंड स्मॉल टी एलील वाले। ठीक है, अब इनका F2 जनरेशन प्राप्त किया गया। तो ये चेकर बोर्ड है, यहां पर F2 जनरेशन, ये मेल का सिंबल, ये फीमेल का सिंबल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इस गैमेट का फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल टी, इसका इससे होने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे होने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे होने पर स्मॉल टी। तो ये होमोजाइगस टॉल है, प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, और ये प्योर ड्वार्फ है, होमोजाइगस ड्वार्फ है ये। तो यहां पर जो फिनोटाइप रेशो है टॉल टॉल टॉल, तो जो फिनोटाइप रेशो आया F2 जनरेशन के अंदर दैट इज 3:1।
वो 3:1 आया कि यहां पर 3 प्लांट टॉल हैं F2 जनरेशन में और 1 प्लांट ड्वार्फ है। जबकि जो जीनोटाइप रेशो है वो ये कह रहा है कि 1 प्लांट होमोजाइगस टॉल है, 2 प्लांट हाइब्रिड टॉल हैं और 1 प्लांट होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप रेशो है दैट इज 1:2:1। तो इस तरीके से मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया तो मेंडल ने अपने फर्स्ट जो 2 लॉ हैं वो दिए। तो मेंडल के जो लॉ हैं, जो हेरिडिटी के लॉ हैं, उन्हें मेंडलिज्म भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ यूनिट रेट। मेंडल ने यह बताया कि हर ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर एक फैक्टर पाया जाता है और फैक्टर जो है फैक्टर्स पाए जाते हैं। मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ के फर्स्ट पार्ट में यह बताया, जिसे हम लॉ ऑफ यूनिट रेट कहते हैं, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल के अंदर फैक्टर्स पाए जाते हैं और वन फैक्टर कंट्रोल द वन ट्रेट। जो एक फैक्टर है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट। जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट लॉ का दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने यह बताया कि जब एक्सपेरिमेंटली 2 प्लांट का या 2 ऑर्गेनिज्म का क्रॉस होता है तो जो ट्रेट F1 जनरेशन में शो होता है वो डोमिनेंट ट्रेट होता है और जो शो नहीं हो पाता है वो रिसेसिव होता है। या अगर इसको यूं कहें कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो F1 जनरेशन में शो हो जाता है और जो रिसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है। इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यहां पर जो टॉलनेस का ट्रेट है डोमिनेंट है और ड्वार्फनेस का ट्रेट रिसेसिव है। यही कारण है कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल ही अपीयर हुए, क्योंकि टॉलनेस का जो ट्रेट है डोमिनेंट ट्रेट है। सेकंड लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल ने बताया कि नो डाउट कि F1 जनरेशन में जो रिसेसिव ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया है, तो इसका मीन ये नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है। उसके जो फैक्टर हैं, उसके जो एलील हैं अभी भी प्रेजेंट हैं। और जब F1 जनरेशन के प्लांट का जब क्रॉस होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो रिसेसिव एलील है, जो रिसेसिव फैक्टर है, वो सेग्रीगेट हो जाता है और F2 जनरेशन में अलग से अपने इफेक्ट को शो करता है। यहां पर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो रिसेसिव फैक्टर है वो अलग हो गया है और F2 जनरेशन में वो अलग से अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, जैसे कि यहां पर ड्वार्फ प्लांट अपीयर हुआ है। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल को जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सक्सेस मिल गई तब उन्होंने अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां पर हम 2 जीन्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया 2 प्लांट या 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब 2 लक्षणों के लिए क्रॉस किया जाता है तो इसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। The cross done between 2 plants for 2 characters or 2 pair of contrasting traits is called dihybrid cross। तो मेंडल ने एक प्लांट लिया जिसमें राउंड एंड येलो सीड थे एंड सेकंड प्लांट लिया जिसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड थे। तो ये पी पेरेंट प्लांट को शो करता है। यहां पर जो राउंड येलो सीडेड प्लांट है ये होमोजाइगस है, राउंड के लिए भी होमोजाइगस है एंड येलो के लिए भी होमोजाइगस है। इसी तरीके से जो रिंकल्ड शेप है उसके लिए भी होमोजाइगस है ये प्लांट और ग्रीन कलर के लिए भी होमोजाइगस है। तो राउंड के लिए कैपिटल R और येलो के लिए कैपिटल Y। इसी तरीके से रिंकल्ड के लिए स्मॉल r और ग्रीन के लिए स्मॉल y। ओके, तो जब अच्छा इनको भी चेक कैसे किया गया? सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा इनकी होमोजाइगोसिटी को चेक किया गया मेंडल के द्वारा। तो इन प्लांट के अंदर मियोसिस होने पर जो गैमेट्स बनते हैं वो कैपिटल Y एलील वाले और इन प्लांट्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो स्मॉल y एलील वाले। मियोसिस के द्वारा गैमेट्स बनते हैं। ये जी गैमेट्स को शो कर रहा है। जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले उनका जो जीनोटाइप था कैपिटल R कैपिटल Y। यानी कि F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो प्लांट थे वो राउंड एंड येलो सीडेड थे। क्यों? क्योंकि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड के ऊपर और जो येलो कलर है सीड का वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट है। तो इस तरीके से F1 जनरेशन में ऑल जो प्लांट्स थे वो राउंड एंड येलो सीडेड थे। अब इन प्लांट्स को जब सेल्फ पॉलिनेट किया, आपस में क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन के प्लांट्स को, तो इनके अंदर मेनली जो है 4 प्रकार के गैमेट्स की पॉसिबिलिटी है। यहां पर जो है कैपिटल Y एक गैमेट, कैपिटल R स्मॉल y दूसरा गैमेट, स्मॉल r कैपिटल Y
एंड स्मॉल वाई, ये 4 प्रकार के जो गैमेट्स हैं ये बनते हैं इन प्लांट्स के अंदर। ये चेकर बोर्ड है F2 जनरेशन के लिए, ये मेल का सिंबल, ये फीमेल का सिंबल, ये 4 गैमेट्स आ गए यहां पर और यहां भी 4 गैमेट्स आ गए। इस गैमेट का फ्यूजन यदि इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, ये राउंड येलो होगा। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि ये डोमिनेंट है वाई तो इसलिए ये भी राउंड येलो ही होगा। इसका फ्यूजन इससे होने पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो होगा। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो होगा, क्योंकि ये आर डोमिनेंट है और ये वाई डोमिनेंट है, इसलिए ये भी राउंड येलो होगा। इसी तरीके से इस गैमेट का फ्यूजन जब इन सब से होगा तो ये रिजल्ट आएगा, इस गैमेट का फ्यूजन जब इन सब से होगा तो ये रिजल्ट आएगा, और इसका फ्यूजन यदि इन सब से हो रहा है तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसमें जीनोटाइप भी नजर आ रहा है और मैंने यहाँ पर जो है फिनोटाइप भी लिखा है कि कैसे वो अपीयर होंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के बाद में जो फिनोटाइप रेशो मिला इस एक्सपेरिमेंट में, दैट इज 9:3:3:1। यहां पर जो 9 प्लांट इस चेकर बोर्ड में ऐसे मिले जो कि राउंड एंड येलो सीडेड हैं, जैसे कि ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो लेकिन ये नहीं है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, और ये भी राउंड येलो है, और ये भी राउंड येलो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट ऐसे हैं जो पेरेंटल राउंड येलो प्लांट के जैसे ही हैं। 3 3 1, यहां पर 3 और 3 जो नए आए हैं ये नए कॉम्बिनेशंस हैं। यहां पर राउंड ग्रीन प्लांट भी है इस चेकर बोर्ड में एंड रिंकल्ड येलो प्लांट भी है इस चेकर बोर्ड में। तो जो राउंड ग्रीन है वो एक तो ये है राउंड एंड ग्रीन, एक ये है राउंड ग्रीन और एक ये है राउंड ग्रीन। तो 3 प्लांट ऐसे मिले जो नए कॉम्बिनेशन वाले हैं राउंड ग्रीन, और 3 प्लांट ऐसे हैं जो रिंकल्ड येलो हैं, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड येलो, और एक प्लांट ऐसा इस चेकर बोर्ड के अंदर जो कि रिंकल्ड ग्रीन सीडेड है। ये एक ही प्लांट है जो रिंकल्ड ग्रीन सीडेड है। तो ये है फिनोटाइप रेशो, एक ही प्लांट ऐसा मिला इसमें जो कि रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट है जो कि पेरेंटल प्लांट के जैसा है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशो है दैट इज 9:3:3:1। अब बात करते हैं जीनोटाइप रेशो की। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप रेशो है दैट इज 122 412 121। ये याद करने का तरीका है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। पहले मैं आपको चेक करवाता हूं कि किस तरीके से इसमें ये जो फिगर आया है 122 412 121 कैसे आया है। यस, तो हम चेक करते हैं कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप जो है हमें किस प्रकार से मिला है। यहां पर जो 1 जो है वो इसको शो कर रहा है कि ये जो एलील कॉम्पोजिशन है जिसमें सारे के सारे डोमिनेंट एलील हैं वो एक ही है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको टिक कर देता हूं, फिर और इसको भी टिक कर देता हूं। 2, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें 2 ही है, जैसे एक ये है और एक ये है और कोई भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी 2 ही हैं, मैं यहां भी टिक कर देता हूं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ओके, इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव एलील, ये 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट लेते हैं 1। ये जो 1 है वो इसके लिए है, ये एक ही है और कोई भी नहीं है इसमें, एक ही है। नहीं सॉरी यहां पर मैं गलत हो गया, एक सेकेंड। तो इस तरीके से जो 4 जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के प्लांट है इस चेकर बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं 1। तो ये जो 1 है वो ये है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है ऐसा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर लेते हैं ये 2, ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2 ही है, एक ये है और एक ये है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर लेते हैं ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये एक ही है। फिर ये लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये 2 हैं और ये जो है एक ही है, सारे के सारे रिसेसिव एलीलो एक ही है। तो ये इस तरीके से जो है जीनोटाइप रेशो मिला डाई हाइब्रिड क्रॉस का मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद में अपना थर्ड लॉ दिया जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं।
मेंडल ने ये बताया कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि किन्हीं दो कैरेक्टर्स के जीन एक साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिंक्ड हैं और अगली जनरेशन में वो एक साथ ही इनहेरिट होंगे, ट्रांसमिट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो जीन्स या जो एलील्स हैं जो एक साथ हैं किन्हीं दो अलग अलग कैरेक्टर्स के, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और वो अलग से इंडिपेंडेंटली अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और गैमेट फ्यूजन के दौरान ये भी पॉसिबल है कि वो नए एलील्स या नए जीन्स के साथ में वो कॉम्बिनेशन बनाए। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो जीन्स या एलील्स हैं उनका जो ट्रांसमिशन है वो इंडिपेंडेंटली होता है एंड दे कैन फॉर्म द न्यू कॉम्बिनेशन विद अदर जीन्स और अदर एलील्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और यही कारण है कि पेरेंटल प्लांट यहां पर राउंड एंड येलो सीडेड है एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड है, लेकिन हमें F2 जनरेशन में दो नए कॉम्बिनेशन मिले हैं, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो प्लांट। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो जीन्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो जाते हैं और गैमेट फ्यूजन के दौरान वो नए कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये डिसाइड होता है कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। जनरली ह्यूमन की सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं, जो कि सोमेटिक कैरेक्टर्स को या जो शारीरिक लक्षण है उनको वो कंट्रोल करते हैं। और जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम एलोजोम्स भी कहते हैं। ओके, यहां पर देखिए मेल के अंदर 44 ऑटोजोम्स होते हैं जो उनके फिजिकल या शारीरिक लक्षणों को, फिजिकल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। और जो एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो मेल के अंदर एक्स एंड वाई जो है दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर 44 ऑटोजोम्स होते हैं और दो सेम सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स एक्स। इसे हम परफेक्ट पेयर भी कहते हैं और इसे हम इम्परफेक्ट पेयर कहते हैं। ओके, तो जब मेल के अंदर उनके टेस्टिस में मियोसिस होता है, ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, तो मियोसिस होने पर 44 का हाफ 22 एंड 22, एक एक्स इधर एक वाई इधर, यानी कि मेल के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, जो आधे स्पर्म होते हैं वो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स वाले, एंड जो हाफ जो स्पर्म्स हैं वो 22 प्लस वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। इसी तरीके से फीमेल के अंदर 44 का हाफ 22 22, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, यानी कि जितने भी ओवा बनते हैं, जितने भी एक्स बनते हैं फीमेल में, वो सभी के सभी 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं। यदि इस स्पर्म का फ्यूजन यदि इस ओवा से होता है, ओव्यूम से होता है, तो 22 22 44, एक एक्स दूसरा एक्स, तो 44 प्लस एक्स एक्स, ये गर्ल चाइल्ड होगी। अगर इस गैमेट का फ्यूजन यदि इससे होता है तो 22 22 44, एक एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि दोनों ही कंडीशन में ये यहां पर गर्ल चाइल्ड हो रहा है। फिर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म का फ्यूजन यदि इससे होता है तो 22 22 44, वाई और एक्स, यहां पर एक्स वाई 44 प्लस एक्स वाई, ये बॉय होगा। इसका फ्यूजन यदि इससे होगा तो 44 प्लस एक्स वाई, ये भी बॉय होगा। यानी कि यदि 22 प्लस वाई क्रोमोसोम वाला अगर स्पर्म फ्यूज होता है एक्स से, तो बेबी बॉय जो है डेवलप होगा। और अगर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज होता है एक्स से, तो गर्ल जो है वो डेवलप होगी। तो देयर आर 50-50% चांसेस ऑफ बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय, और ये डिपेंड करता है फादर के ऊपर। तो इस तरीके से सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। इसी तरीके से कुछ अदर एनिमल्स हैं जिनके अंदर सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस या एनवायरमेंटल टेम्परेचर के द्वारा होता है। जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स के अंदर टेम्परेचर के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। इसी तरीके से स्नेल्स के अंदर सेक्स चेंज किया जा सकता है। तो जो चेंज है ये भी टेम्परेचर के द्वारा पॉसिबल है, या टेम्परेचर के द्वारा ये डिसाइड होता है कि सेक्स जो है मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर हेरिडिटी को कवर किया है। सभी टॉपिक्स को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें ये जो कंटेंट है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सपोर्ट करेंगे।
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।